तो बंधकों की रिहाई की उम्मीद लगाए परिजनों को आज बड़ी निराशा हाथ लगी है। इसलिए बड़ी खबर, ना युद्ध विराम ना बंधकों की रिहाई, क्योंकि रिहाई से जुड़ी 3 बड़ी खबरें अब आपको बताते हैं। जहां पहली बड़ी खबर, इजरायल के बंधकों की रिहाई वाली डील को लगा है बड़ा झटका। आज होने वाली बंधकों की रिहाई टलने की वजहों का खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है, लेकिन दूसरी बड़ी खबर यह आई कि हमास के डील पर सस्पेंस के बाद रिहाई कल तक के लिए अब टाल दी गई है। रिहाई के महज 12 घंटे पहले बंधकों की रिहाई पर अब ये बड़ी खबर आई है, शुक्रवार को बंधकों की रिहाई हो सकती है। वहीं तीसरी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर यह कि बंधक रिहाई की शर्त से आईडीएफ भी अब नाराज है और नेतन्याहू के फैसले के विरोध में उतरी आईडीएफ का कहना है कि गाजा में सीज फायर उनकी हार के जैसा है। 3 एक्सप्लोसिव खबर आपको बताई। एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, हमास के कब्जे से इजरायली बंधकों की रिहाई टल गई है। बंधकों की रिहाई आज नहीं होगी। नेतन्याहू के करीबी सूत्रों ने यह दावा किया है, आज नहीं हो सकेंगे बंधक रिहा। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष तजाची हानेकबी ने यह दावा किया है। बंधकों की रिहाई अब कल होने की उम्मीद बताई जा रही है। हमास की ओर से डिटेल नहीं मिलने से देरी हुई है। और इजरायली वॉर कैबिनेट की बैठक को लेकर खबर यह है कि बैठक आज होने वाली है और बैठक में बंधक रिहाई डील पर चर्चा की संभावना है। हालांकि बंधक डील पर अभी भी सस्पेंस तो बना हुआ है, लेकिन टीवी9 भारतवर्ष लगातार आपको ये एक्सक्लूसिव खबरें दिखा रहा है कि आखिर किस आधार पर बंधकों की डील को लेकर अभी तक की बैठकों में चर्चा होने के बाद आधिकारिक बयान सामने आने के बावजूद डील और रिहाई पर सस्पेंस बना हुआ है। और ये सबसे बड़ी खबर यही है कि बंधक डील पर सस्पेंस जिस तरीके से बना हुआ है, वहीं बैठकों का दौर भी जारी है और इजरायली वॉर कैबिनेट की बैठक की आज एक बड़ी खबर आई है। हालांकि इससे पहले भी जिस तरीके से बैठकों का दौर चला है उसकी तस्वीरें भी टीवी9 ने दिखाई और डील को लेकर एक्सक्लूसिव खबरें भी आपको बताई। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं, बंधकों की रिहाई का पूरा प्लान तैयार था। युद्ध विराम का समय भी तय हो चुका था। बाकायदा इजरायली प्रधानमंत्री मीडिया के सामने तक आए और समझौते के बारे में देश को बताया भी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि रिहाई समझौते को झटका लग गया? आइए आपको तफसील से पूरी खबर बताते हैं। सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हानेकबी का बड़ा बयान सामने आया है। शुक्रवार तक बंधकों की रिहाई नहीं, ये कहा गया हानेकबी की तरफ से। आज सुबह 10 बजे तय होनी थी ये रिहाई में देरी के मायने क्या हैं? क्यों देरी हुई? क्या इजराइल को हमास से धोखे का अंदेशा है, इसीलिए देरी हो रही है? अब जो सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं हानेकबी, उनका बयान भी आपको बता रहे हैं। आज सुबह 10 बजे से ये रिहाई होनी थी, लेकिन ये टल गई। इजराइल को हमास के किसी प्लान के बारे में क्या पता चल गया है? मायने हम आपको बता रहे हैं। साथ ही रिहाई की बातचीत आगे बढ़ रही है, हानेकबी का ये कहना है। लेकिन नेतन्याहू की धमकी के बाद हमास ने क्या डील तोड़ दी है? जो डील हुई थी बंधक डील, क्या उसे तोड़ दिया गया है? समझौते के तहत होगी बंधकों की रिहाई। बड़ा बयान तो दे रहे हैं हानेकबी, लेकिन मायने इसके निकाले जा रहे हैं। क्या हमास को इजराइल की सेना पर भरोसा नहीं है? ऐसा तो नहीं कि हमास धोखा दे रहा है बंधक डील को लेकर। समझौते के तहत बंधकों की रिहाई अगर ठीक से हो पाती आज से, तो 4 दिन तक बंधकों की रिहाई होती। लेकिन न युद्ध विराम हुआ, न बंधकों की रिहाई हो रही है। अब इस पर सस्पेंस बना हुआ है कि होगा क्या आखिर। और मायने भी हम आपको बता रहे हैं, क्या इजरायली सेना का ये जो विरोध है वो रिहाई पर भारी पड़ा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि बंधकों की रिहाई को लेकर जिस तरीके से सस्पेंस बना हुआ है, आपको बता दें कुछ देर पहले नेतन्याहू ने डील की बात भी कही थी। शुक्रवार तक रिहाई की उम्मीद अब कम है, ये एक और बयान सामने आया है। तो एक तरफ जहां बैठक हो रही है, बैठक में हो रही चर्चा को लेकर निधि हमारी सहयोगी ने आपको जानकारी दी, लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जहां बंधकों की रिहाई को लेकर सस्पेंस के तहत नेतन्याहू की तरफ से डील को लेकर कही गई बात, अब शुक्रवार तक रिहाई की उम्मीद भी कम। עזה לא תהווה עוד איום על ישראל. אמרנו שנפעל לייצר את התנאים להחזרת החטופים, ויצרנו אותם. מה שסלל את הדרך למתווה הנוכחי הוא השילוב של 2 מאמצים גדולים. המאמץ הראשון, לחץ צבאי מסיבי, לחץ צבאי בלתי פוסק, שאנחנו מפעילים על חמאס. אני רוצה לשבח את צה"ל והשב"כ על הפעולה העצומה שהם עושים.
और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, हमास के खात्मे पर नेतन्याहू का बड़ा बयान आया है। हमास के खात्मे तक जारी रहेगी जंग। मोसाद को मिला हमास नेताओं को मारने का आदेश। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि किस तरह से इजराइल ने पूरी तरह से प्रण ले लिया है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता तब तक ये जंग जारी रहेगी। हमास के खात्मे पर नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि मोसाद को मिला है हमास नेताओं को मारने का आदेश। जो टॉप कमांडर्स हैं हमास के, उसे मारने का आदेश मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी को दिया गया है, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन नेतन्याहू ने पब्लिक मंच पर यह बहुत बड़ा बयान दिया है। तो एक तरफ डील को लेकर हो रही बातचीत, वहीं हमास इजराइल जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के नेताओं को खत्म करने के लिए मोसाद को दे दिए हैं आदेश। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है। अपने ऑपरेशंस को 100% जिस तरीके से वो अंजाम देती है, उसी को देखते हुए ये बड़ी खबर भी अब सामने आ रही है मोसाद को मिल रही खुली छूट को देखते हुए, क्योंकि हमास का काल बनेगी इजराइल की ये खुफिया एजेंसी। मोसाद को हमास को खत्म करने का टारगेट दिया गया है और दुनिया के कोने कोने में छिपे हमास नेता इनके टारगेट पर रहेंगे। हालांकि पीएम नेतन्याहू ने हमास के खात्मे के जिस तरीके से अब एक बार फिर से ऑर्डर दे दिए हैं, इस आदेश के बाद मोसाद ने बाकायदा लिस्ट बनानी शुरू कर दी है जिसमें हमास के ये टॉप कमांडर्स लिस्टेड है। हालांकि अभी तक जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा था, युद्ध के दौरान सभी की ऑपरेटिव्स को निशाना बनाया गया था, लेकिन एक बार फिर से हमास के खात्मे कोई बात नेतन्याहू की तरफ से दोहराई गई है। अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर अब आपके सामने। रूस यूक्रेन युद्ध में अब शांति की बात कही जाने लगी है और यह बात कही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। यह बड़ी खबर, पुतिन का गाजा समीकरण, विश्व विनाश का डर, इसलिए क्योंकि पुतिन संघर्ष विराम की बात तो कर रहे हैं, दूसरी तरफ युद्ध में लगातार कमर कस चुके हैं। पुतिन के करीबी मेदवेदेव ज़ेलेंस्की के मर्डर की बात कह रहे हैं। पुतिन ने बड़ी तादाद में जेलों में बंद कैदियों को यूक्रेन भेजने की बात कही है। इसमें एक ऐसा भी शख्स है जो 86 महिलाओं के मर्डर का आरोपी है। युद्ध का दायरा फिनलैंड की तरफ भी बढ़ सकता है, क्योंकि दोनों देश नए तरह के तनाव से अब गुजर रहे हैं। रूस यूक्रेन में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में दोनों सेनाओं ने अपनी तैयारियों को कैसे मुकम्मल कर लिया है, बड़ी खबरें हमारे पास हैं। और एक और बड़ी खबर, अवदीवका में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। अवदीवका में रूसी ठिकानों पर फायरिंग हुई है। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला पूरा इलाका। अवदीवका का ये इलाका जहां से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, यहां पर रूसी ठिकाने पर फायरिंग की गई। और ओलेशिवस्की में यूक्रेन की भीषण हमले को लेकर खबर आई, जहां रूसी सेना के पोस्ट पर गोले दागे गए हैं। हमले में रूसी सेना की पोस्ट तबाह हो गई है। आपको बता दें, पुतिन ने कल पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई G20 समिट में यूक्रेन जंग पर बड़ी बातें कही हैं और उसी की डिटेल आपके सामने, जहां पुतिन की तरफ से कहा गया कि हमें सोचना चाहिए कि यूक्रेन में युद्ध कैसे रोका जाए। जंग हमेशा त्रासदी होती है, कैसे रोकी जाए, सभी इस पर विचार करें, सोचें।
यूक्रेन के साथ वार्ता के लिए कभी इनकार नहीं किया गया और यूक्रेन की वजह से ही बातचीत कभी आगे भी नहीं बढ़ पाई है। हालांकि शांति वार्ता में यूक्रेन का कानून भी बड़ी रुकावट है और दुनिया में टकराव तनाव बढ़ाने के प्रयास जिस तरीके से हो रहे हैं, उसी के तहत पुतिन का ये बड़ा बयान कि यूक्रेन में हो रही मौत के सदमे को वो समझते हैं, हम गाजा समेत दूसरे मोर्चे के सदमे को भी समझ रहे हैं और रूस की यूक्रेन में न्याय हासिल करने की हालांकि कोशिश जरूर है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में तनाव रूस से नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में तनाव दूसरे देशों की वजह से बढ़ चुका है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेनी ड्रोन को रूसी जवान ने नष्ट कर दिया है। विस्फोट करने में नाकाम रहा ये ड्रोन। रूस पर लगातार ड्रोन हमले कर रहा है यूक्रेन। नीपा के पास रूसी बख्तरबंद वाहन पर हमले को लेकर बड़ी खबर आई, जहां यूक्रेनी सेना ने ओशेक के पास हमले को अंजाम दिया। ड्रोन हमले में बख्तरबंद वाहन को कैसे उड़ाया गया, तस्वीर देखिए। और एक और बड़ी खबर, दक्षिण बॉर्डर पर यूक्रेन और रूसी सेना में जंग तेज हो गई है। रूसी सेना के आर्म्स डिपो पर भी अटैक हुआ है। हमले में रूसी सेना को बड़े नुकसान का दावा है। इस बीच रूस ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दे दी है। अमेरिका से किसी भी वक्त संबंध टूट सकते हैं, ये इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर। और रूस की अमेरिका को चेतावनी, अमेरिका की वजह से अप्रत्याशित नतीजे भी हो सकते हैं और इसीलिए ये बड़ी खबर है कि रूस ने ये साफ कर दिया है कि अमेरिका से किसी भी वक्त उसके संबंध अब टूट सकते हैं। तो यूक्रेन जंग से लेकर हमास के खिलाफ युद्ध में अमेरिकी भूमिका को लेकर रूस कैसे तिलमिलाया हुआ है। रूसी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को जो चेतावनी दी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए डिटेल जानकारी आपके सामने, क्योंकि यहां बड़ी खबर सामने आई जहां अमेरिका के संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर है और अमेरिका से संबंध टूटने की कगार पर यह बात रूस की तरफ से कही जा रही है। हालांकि इस तनाव को देखते हुए वो वजह भी हम आपको बता रहे हैं जहां अमेरिका रूस में तनाव की वजह है यूक्रेन को सैन्य आर्थिक मदद को लेकर रूस की ये नाराजगी जो कि अमेरिका से है। हालांकि यूक्रेन को मदद पर रूस बार बार से जिस तरीके से चेतावनी दे चुका है उसके तहत आज एक और बड़ी खबर आई कि अमेरिका से संबंध किसी भी क्षण अब टूटने का खतरा बढ़ता जा रहा है और ये इस बयान में साफ तौर पर नजर भी आ रहा है, क्योंकि अमेरिकी चाल से दोनों देशों के बीच जिस तरीके से तनाव चरम पर पहुंच चुका है, हमास और रूस की नजदीकी से अमेरिका की परेशानी को देखते हुए भी ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है। और इस तनाव की और रूस की घेरेबंदी करने को लेकर भी जिस तरीके से यूएस हमेशा रूस के निशाने पर रहा है, इस बयान में उसको देखते हुए ये संकेत मिल रहे हैं। हालांकि इसकी एक और वजह है ईरान और रूस का गठजोड़, जो अमेरिका के लिए एक सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। तो इस बयान के आधार पर वो खास वजह भी हम आपको बता रहे हैं जिसके तहत अमेरिका और रूस के बीच ये तनाव देखा गया है और तनाव बढ़ने की आशंका भी है। एक और ब्रेकिंग न्यूज, रूस के साथ लगी सीमा को बंद करेगा फिनलैंड। जी हां, कल से रूस से लगी सीमा को बंद कर देगा फिनलैंड। जंग के बीच फिनलैंड को प्रवासियों के आने का डर है और इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है। इसी महीने रूस से 600 लोग फिनलैंड में घुसे हैं। रूस से बिना वैध दस्तावेजों के लोग फिनलैंड में दाखिल हुए हैं। तो आपको बता दें कि किस तरह का डर फिनलैंड को इस वक्त है और इसलिए सीमा बंद की जा रही है। कल से रूस से लगी सीमा को बंद कर देगा फिनलैंड। जंग के बीच फिनलैंड को प्रवासियों के आने का डर है। इसी महीने रूस से 600 लोग फिनलैंड में घुसे हैं। रूस से बिना वैध दस्तावेजों के लोग फिनलैंड में दाखिल हुए हैं और इसीलिए सीमा बंद की जा रही है। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन जंग के बीच रूस की एटमी तैनाती हुई है। रूस ने 2 विनाशक एटमी हथियार तैनात कर दिए हैं। वॉर जोन में सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैनात किया है। रूस ने यार्स मिसाइल को भी तैनात कर दिया गया है। तो ये विनाशक मिसाइल माने जाते हैं। 2 विनाशक एटमी हथियारों की तैनाती बताती है कि रूस इस वक्त लगातार आक्रामक तेवर अख्तियार किए हुए है। और इजरायल हमास जंग के बीच रूस के बारूदी प्रतिशोध से यूक्रेन
कांप रहा है। अगर बात बीते 7 दिनों की करें तो रूस के हमले से यूक्रेन का कोना कोना दहल उठा है। और इसी बीच खबरें यह भी सामने आई, यूक्रेन के संपूर्ण विनाश के लिए पुतिन ने 2 विनाशकों को वॉर जोन में झोंक दिया है। और वही सबसे बड़ी खबर आपके सामने, जहां RS-28 सरमेट और RS-24 यार्ड्स को लेकर यह खबर बड़ी है। दोनों ही सुपर हेवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जहां सरमेट ICBM करीब 208 मीट्रिक टन वजनी है, तो वहीं RS-24 यार्ड्स ICBM का वजन करीब 49,600 किलो है। आपको बता दें 50 मीट्रिक टन के आसपास है ये। इतना ही नहीं, सरमट ICBM 15 न्यूक्लियर वॉरहेड को एक साथ दाग सकती है, जबकि यार्ड्स मिसाइल भी आधा दर्जन से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड एक साथ दागने में सक्षम है। दावा तो यह भी किया जाता है कि RS-28 सरमट ICBM की मारक क्षमता करीब 18,000 किलोमीटर है, वहीं यार्ड्स की मारक क्षमता करीब 12,000 किलोमीटर है। RS-28 सरमट 25,560 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक कर सकती है, जबकि यार्ड्स ICBM-24 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करती है। और रूस यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ एक नरपिशाच मैदान में उतारने वाले हैं। जी हां, वॉर जोन में अब एक ऐसे शख्स को भेजा जा रहा है जिसने 86 महिलाओं का मर्डर किया है। इसका नाम है मिखाइल पोफकोव। रूस में वेयरवुल्फ के नाम से कुख्यात ये शख्स इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन इस रूसी कैदियों को यूक्रेन जंग में उतारता आया है और ये रणनीति काफी कारगर भी रूस के लिए साबित हुई है पहले भी। इसी कड़ी में 86 महिलाओं के हत्यारे मिखाइल पोफकोव को यूक्रेन भेजने की योजना बनाई जा रही है। इस बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि रूस आखिर क्यों अपने सबसे कुख्यात किलर को युद्ध क्षेत्र में उतारने का फैसला कर रहा है, क्योंकि बड़ी खबर है मिखाइल पोफकोव को लेकर, जिसे वेयरवुल्फ भी कहा जाता है। ये वो शख्स है जिसने 86 महिलाओं का सीरियल मर्डर को अंजाम दिया, महिलाओं को बेदर्दी से मारा, आजीवन कारावास की ये सजा तो काट रहा है। सेना में भर्ती होने की इच्छा ये पहले ही जता चुका है और जड़ लगने की शर्त पर ही इसकी रिहाई को लेकर भी खबरें आ रही हैं। हालांकि रूसी किलर्स की सेना को देखते हुए अब जो फैसला हुआ है उसमें खबर आज पोफकोव को लेकर इसलिए क्योंकि कुख्यात अपराधियों को जंग में जिस तरीके से रूस भेजता है, रूस की ये रणनीति बहुत सक्सेसफुल साबित हुई है, यानी कारगर साबित होती आई है। और युद्ध में अपराधी सैनिकों से ज्यादा मारकाट जिस तरीके से मचाते हैं, मिखाइल पोफकोव को अब जंग में उतारने की ये बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। पश्चिमी मीडिया इसी लिहाज से इस खबर पर चर्चा कर रही है कि आखिर रूस किस तरीके से अब अपनी किलर सेना को भी युद्ध के मैदान में उतारने का ले रहा है फैसला। तो लगातार जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, वहीं रूसी पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव का भी अब बयान सामने आया है जेलेंस्की पर। मेदवेदेव का ये सनसनीखेज बयान, जहां जेलेंस्की को बुढ़ापे तक जीने का मौका नहीं मिलेगा, यानी इस बयान के जरिए एक और बड़ा संकेत, जिसमें ये साफ तौर पर जेलेंस्की पर मेदवेदेव के सनसनीखेज बयान के बाद समझ आ जाता है कि वो किस और इशारा कर रहे हैं। रूसी पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव का ये बयान, जिनकी तरफ से कहा गया जेलेंस्की को बुढ़ापे तक जीने का मौका नहीं मिलेगा। मेदवेदेव रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं, इस वक्त पुतिन के बेहद करीबी हैं। मेदवेदेव ने और क्या क्या कहा है, इसके मायने क्या है, इस बयान के आधार पर समझिए, क्योंकि इस बयान में यह साफ तौर पर कहा गया कि जेलेंस्की को बुढ़ापे तक जीने का मौका ही नहीं मिलेगा। मायने क्या है? साफ है, जेलेंस्की की हत्या का यह संकेत है। जेलेंस्की ने क्या कहा था? आशंका, मुझे 5 बार मारने की कोशिश की गई है, और उसी के तहत यह बड़ी आशंका को देखते हुए बात समझने की जरूरत है कि रूसी KGB की तरफ से ये प्रयास किए गए हैं। हालांकि जेलेंस्की की हत्या क्यों करना चाहते हैं यह भी साफ है। युद्ध लंबा खिंचा, यूक्रेन जिस तरीके से इसे टक्कर दे रहा है ये रूस को बर्दाश्त नहीं है, और पश्चिम की खुफिया तैयारियों से ही जिस तरीके से अलर्ट आए हैं, उसी आधार पर इस युद्ध में जेलेंस्की अभी तक बचे रहे हैं। महत्वपूर्ण यह भी है कि आखिर किस तरीके से यूक्रेन युद्ध के इस हालात में रूस का मुकाबला पश्चिम से मिल रही मदद के आधार पर करता आया है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज है, बंधक डील से पहले गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी हुई है। IDF ने एक इमारत को निशाना बनाया है। ताबड़तोड़ हमले में धुआं हुई पूरी इमारत। עד שניקיתי את החלונות בבוקר. קבלו פסל תקין שלי,
דולב אימפריה. עד שניקיתי את החלונות בבוקר. דיקת קודקוד, קבלו פסל תקין שלי. דולב אימפריה. और गाजा में हमास के इजरायली सेना पर पलटवार को लेकर भी बड़ी खबर आई है, जहां हमास लड़ाकों ने आईडीएफ के वाहन पर हमले को अंजाम दिया। हमास ने इजरायली सैन्य वाहन को कैसे उड़ाया, तस्वीर देखिए। और एक और बड़ी खबर, हमास की सुरंगों पर आईडीएफ की कार्रवाई जारी है। हमास की सुरंगों को समुद्री जल से भर रही है इजरायली सेना। सुरंगों में हमास लड़ाकों के छिपे होने की आशंका है, इसलिए पानी से इसे भरा जा रहा है ताकि हमास लड़ाकों पर निशाना साधा जा सके। और अब महायुद्ध की 30 सेकंड में एक्सक्लूसिव खबरें आपके सामने, जहां उत्तरी गाजा में इजरायली फोर्स ने हमास के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया और उस ठिकाने पर आईडीएफ को रॉकेट लॉन्चिंग साइट तक मिल गई है। हालांकि लगातार तस्वीरें जारी कर यह दावा किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से अलग अलग ठिकानों से ये ऑपरेट कर रहे थे। इजरायली फोर्स ने उत्तरी गाजा में हमास के मुख्यालय पर कब्जा करने का दावा किया है। कहा जा रहा है कि शेख जायद इलाके में मौजूद इस ठिकाने में हमास के टॉप कमांडर रहा करते थे। रिहायशी इलाके के बीच बने इस ठिकाने पर कई रॉकेट लॉन्चिंग पैड भी मौजूद हैं। यहाँ कई टनल भी मिली, लेकिन इस 7 मीटर चौड़ी और 50 मीटर गहरी टनल ने सभी को हैरान कर दिया। इस इलाके में हमास की कई पोस्ट भी मिली है। छापेमारी के दौरान इजरायली सेना को कुछ गाड़ियों से विध्वंसक हथियार भी मिले। दावा है कि इनका इस्तेमाल 7 अक्टूबर के नरसंहार में किया गया था। और 30 सेकंड में एक और अपडेट, गाजा के बैटल ग्राउंड से तबाही के कई वीडियोस इस वक्त सामने आए हैं, जिसमें इजरायली फोर्स हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करती दिख रही है। गाजा में हमास के ठिकानों को चुन चुनकर इजरायली सेना तबाह कर रही है। देखिए किस तरह से दक्षिण गाजा में एक रिहायशी बिल्डिंग पर बमबारी की गई। इजरायल का दावा है कि यहीं से हमास के कई टॉप कमांडर ऑपरेट कर रहे थे। गाजा में ही आईडीएफ ने एक और बिल्डिंग को तबाह कर दिया। इस इलाके में भी हमास का ठिकाना होने का दावा किया गया था। तबाही का ये खौफनाक वीडियो दक्षिणी गाजा के ताल अल हवा का है, जहाँ इजरायली हमले से इलाका मलबे में तब्दील हो चुका है। वहीं गाजा में छापेमारी के दौरान आईडीएफ को हथियार बनाने वाली एक वर्कशॉप मिली है, जहाँ एंटी टैंक मिसाइल ड्रोन बनाने वाली लेबोरेटरी मिलने का दावा है। और गाजा में इजरायली सेना पर हमास ने जोरदार हमले को अंजाम दिया। आईडीएफ को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। इजरायल ने उत्तरी गाजा के अधिकतर इलाके से हमास के खात्मे का दावा किया है, लेकिन बैटल ग्राउंड से आए इस वीडियो को देखकर लगता है कि हमास भी हार मानने को राजी नहीं है। अल-कासम ब्रिगेड ने इस वीडियो को जारी करते हुए जंग में इजरायल को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। देखिए कैसे इजरायली आर्मी की गाड़ियों को बमबारी से तबाह किया जा रहा है। अल-कासम ब्रिगेड के लड़ाके छुप छुप कर आगे बढ़ रहे इजरायली फोर्स के काफिले पर हमले कर रहे हैं। उत्तरी गाजा के अधिकतर इलाके पर इस समय आईडीएफ का कब्जा है। और गाजा में टनल मिलने का सिलसिला भी जारी है। अल शिफा अस्पताल के नीचे गहरी टनल मिली है, जिसमें किस तरह की सुविधाएं दी गई हैं, आइए आपको दिखाते हैं। तस्वीरें गाजा के अल शिफा अस्पताल की हैं, जहां टनल मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। टनल में हमास लड़ाकों के लिए बाथरूम बने हैं और गर्मी से बचाने के लिए उनके लिए एसी लगे हैं। अस्पताल के साथ साथ स्कूल कॉलेजों के पास भी ऐसे टनल मिलने का दावा किया गया है। आईडीएफ का दावा है कि हमास के अधिकतर टनल करीब 50 फीट गहराई पर हैं, जिन तक पहुंचना आसान नहीं है। वहीं इन टनल में छिपे हमास लड़ाकों को खत्म करने का काम जारी है। देखिए किस तरह से इस टनल में समुद्र का पानी छोड़ा जा रहा है, ताकि जो इन टनल के अंदर है वो वहाँ से बाहर ही ना आ सके। और हूथी विद्रोहियों ने इजरायल पर एक बार फिर से मिसाइल अटैक को अंजाम दिया है। इजरायल को यह बड़ी चेतावनी है। गाजा हमले के बाद इजराइल एक साथ कई फ्रंट पर जंग लड़ रहा है। एक तरफ लेबनान से हिजबुल्ला बमबारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ यमन के हूती विद्रोही भी इजराइल को धमका रहे हैं। लाल सागर में कार्गो जहाज हाईजैक का वीडियो जारी करते हुए यमन के हूती विद्रोही ने इजराइल की घेराबंदी की चेतावनी दी है। हूती विद्रोही ने कहा है गाजा उनके खून में है और किसी भी सूरत में लाल सागर से इजरायली जहाजों को वो गुजरने नहीं देंगे। वहीं यमन से हूती विद्रोही ने इजराइल के इलिट शहर पर मिसाइल दागी, जिसे नाकाम करने का इजराइल ने दावा किया।
और इजरायल ने धमकी दी है कि अगर हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही शांत नहीं रहे तो लेबनान और यमन का हाल भी गाजा पट्टी जैसा होगा। हिजबुल्ला और हूती विद्रोही लगातार इजरायली शहरों को निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से इजरायल भड़का हुआ है। इजरायली मंत्री बेनी गेट्स ने कहा कि वो हिजबुल्ला का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर लेबनान से हिजबुल्ला के हमले जारी रहे तो दक्षिण लेबनान का हाल भी गाजा पट्टी जैसा होगा। इस बीच हिजबुल्ला के रॉकेट हमलों के जवाब में इजरायली फोर्स ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर भीषण बमबारी की। दावा है कि हमले में हिजबुल्ला के टॉप लीडर का बेटा मारा गया है।